हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको जो बताया था, खास करके शोषण के जो दो प्रकार होते हैं, एक ऑक्सी शोषण और दूसरा अनऑक्सी शोषण। और हम ये भी बात बता दिए थे आपको कि ग्लूकोज का विखंडन अलग अलग माध्यमों में अलग अलग प्रकार के होता है। एक तो सबसे पहले आपको हम बताए थे ऑक्सीजन अणु की उपस्थिति में, दूसरा ऑक्सीजन के अभाव में, और तीसरा बताए थे जब ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। तो तीन फॉर्म में हमने आपको चर्चा करके बताया था। तो खास करके जो जंतुओं में गैस होते हैं, क्या जंतुओं में गैसों का विनिमय, क्या जंतुओं में गैसों का विनिमय, इसका जो है अलग अलग हिसाब किताब का बात होता है। कह रहा कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं जंतु, उसमें गैसों के विनिमय के लिए निश्चित प्रकार का अंग पाए जाते हैं। क्या होते हैं? जो जंतु होते हैं उसके जो है क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जंतुओं में गैसों के विनिमय के लिए निश्चित प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जबकि एक कोशिकीय जंतु जैसे विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, परजीवों में जैसे अमीबा, प्रोटोजुआ, प्लेजोडियम, इसके बाद यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब जो है गैसीय विनिमय के लिए क्या करता है, अंगों की व्यवस्था इस सब के लिए नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो है क्या होती है कि सभी श्रेणियों के जंतुओं में श्वसन अंग रक्त के बीच ऑक्सीजन, यानी कि ब्लड जो है, ब्लड के बीच में क्या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का क्या होता है, विनिमय एक ही मौलिक सिद्धांतों के आधार पर होता है। सबका जो सिस्टम एक जैसा ही बने रहता है, लेकिन श्वसन अंग अलग अलग ढंग का होता है। कोई नाक से श्वसन की क्रिया करता है, तो कोई गलफड़ से, कोई त्वचा से, ऐसा होता है। और यही बीच है कि क्या करता है, मौलिक सिद्धांत है। विसरण में है जो खास करके जलीय जंतु में जल में जो घुला ऑक्सीजन है, जैसे मछली, युगलिना, केकड़ा, ये सब क्या करता है, तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है इसी का क्या करता है, ये काम करता है। और श्वसन अंगों का क्या करता है, श्वसन अंगों से रक्त का विसर्जित करता है। क्या करता है, रक्त को विसारित करता है। खास करके उत्तक जो होते हैं या जीव द्रव जो कहिए, इसके माध्यम से विसरित होने वाले ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एक दूसरे क्षेत्र में फेंक देते हैं। जैसे बात करते हैं हम तिलचट्टा के या अन्य कीड़े मकोड़ों के, इसमें रक्त क्या होता है, नहीं होते हैं। क्या होता है, रक्त नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि बिना ऑक्सीजन लिए हुए इसमें रह जाते हैं। ऑक्सीजन सीधे उत्तक द्रव में पहुंचते हैं। उसमें ब्लड तिलचट्टा में नहीं होता है, तो ऑक्सीजन को शोषण नहीं करेगा। लेकिन ऑक्सीजन उसके शरीर में है तो नहीं, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन जो खींचेगा सीधे डायरेक्ट वो अपना शरीर की कोशिकाओं पर ले जाएगा, और वे भी रंगहीन तरल पदार्थ में। तिलचट्टे के रक्त को जो है क्या कहते हैं, हीमोलिप्त कहते हैं। क्या कहते हैं, तिलचट्टे के रक्त को हीमोलिप्त कहते हैं। और जो रंगहीन तरल पदार्थ होता है, इसमें कोई रंग ही नहीं होता है। यही हाल जो है अन्य कीटों का भी होता है। और सभी उच्च कोटि के जो जंतु होते हैं, यानी कि कशेरुकी प्राणी, यानी कि जो कशेरुधारी करता है, ये क्या करता है, अलग हिसाब किताब का काम करता है। और तो और बात कहा जाए, उच्च श्रेणी के जंतुओं में ऑक्सीजन उसके श्वसन अंगों द्वारा, उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं उसके श्वसन अंगों द्वारा शोषण करने की क्रिया होता है। जैसे फेफड़े से रक्त विसरित हो जाती है, फेफड़े की दीवारों में पतली पतली रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। क्या करती है, जो फेफड़ा है, फेफड़े में क्या पतली पतली रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। फेफड़ों का ऑक्सीजन सीधे विसरित होकर क्या करता है, रक्त में चले जाता है, यानी कि फैलने का काम हो जाता है। और रक्त की जो है, रक्त की कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में आ जाती है, तब जाकर के शोषण की क्रिया पूरा हो पाता है। अब बात आता है आपका शोषण क्रिया की, जो शोषण तंत्र है ये क्या है और उसमें क्या क्या काम करता है, कौन सब अंग काम करता है। तो शोषण तंत्र यानी मानव शोषण तंत्र, ये जो है, तो हम तो पहले डायरेक्ट बता दें शोषण तंत्र अलग अलग जीवों, कीड़े मकोड़े। मुख्य मुद्दा है मानव शोषण तंत्र। क्या है, मानव शोषण तंत्र, यानी कि ह्यूमन रिस्पॉन्सरी सिस्टम। क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि मानव शोषण
तंत्र। इसमें जो है परिभाषा की अगर जहां तक बात किया जाए तो परिभाषा जो हमने लिखा है खास करके कह रहा है कि शोषण क्रिया में सहयोग करने वाले, यानी कि शोषण करते समय जितने सारे सिस्टम काम करते हैं एक साथ मिल करके मानव शरीर की नाक गुहा, नेसोफेरिक्स, लेरिक्स, ट्रेकिया, ब्रोकस या फिर दोनों फेफड़े, इसके साथ साथ डायफ्राम आदि अंगों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं हम लोग? तो शोषण तंत्र कहते हैं। एक अंग से पूर्ण रूप से शोषण का काम नहीं हो सकता। इन सारे अंगों कहीं ना कहीं क्या होता है? सहयोग होता है। तो मानव के शरीर में जो है सबसे पहले नाक गुहा, नाक से हम लोग खींचते हैं और छोड़ते हैं हवा को। नोसोफेरिक्स हमारे और थोड़ा सा अंदर है। सोलेरिक्स, ट्रेकिया, ब्रोकस दोनों फेफड़े के क्या होता है? डायफ्राम जो हार्ट का कम ना होता है, फूलना सटकना, ये डायफ्राम में होता है क्या? तो ये सब कुछ है जो अंगों के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहते हैं? अंगों के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहते हैं? तो मानव शोषण तंत्र कहते हैं। आपको पूछेगा मानव शोषण तंत्र क्या है, तो आप बता सकते हैं कि मानव शोषण तंत्र जो है शोषण क्रिया में सहयोग करने वाले मानव शरीर के नाक गुहा और नेसोफेरिक्स, लेरिक्स, ट्रेकिया, ब्रोकस, इसके साथ साथ दोनों फेफड़े, डायफ्राम आदि जो क्या करते हैं? अंगों के सम्मिलित स्वरूप को ही क्या कहते हैं हम लोग? तो शोषण अंग कहते हैं। अब बात आती है मानव शोषण तंत्र के कई भाग होते हैं, एक भाग नहीं तो कई भाग होते हैं, अलग भागों में बांटा गया। सबसे पहले नासा गुहा, क्या आता है? नासा गुहा, इसमें भी वही कह रहा नासा गुहा। दूसरा आता है नेसोफेरिक्स, क्या आता है? नेसोफेरिक्स, लेक्टिक्स, कहीं कंड या ट्रेकिया, यहाँ कंड नहीं लिखा, डायरेक्ट ट्रेकिया लिख दिए। अब शोषण यानी ब्राकस, फेफड़े या डायफ्राम, ये अलग अलग जो है अंग है टोटल। तो शोषण तंत्र के जो है कई भाग रखा गया है, तो 7 भागों में बांटा गया। पहला क्या? तो पहला नासा गुहा, दूसरा नेसोफेरिक्स, तीसरा क्या है? लेरिक्स, चौथा कंड या ट्रेकिया, पांचवा शोषण ब्राकस, छठा फेफड़ा, सातवां था आपका डायफ्राम। अब बात हम करेंगे आपका सबसे पहले दोस्तों, तो वो है आपका नासा गुहा। क्या? नासा गुहा, नाक का, किसका? नासा गुहा का। कारण नाक शोषण तंत्र का प्रारंभिक और प्राथमिक अंग है, यही से शुरू होता है। इसको हम लोग जंक्शन पॉइंट भी कह सकते हैं शोषण क्रिया के लिए। नाक से शुरू होता है शोषण क्रिया करने का काम। कभी कभी ऐसा होता है जब सर्दी उर्दी लग जाता है तो शोषण की क्रिया जो है अलग सिद्धांतों से होता है। कैसे होता है? अलग सिद्धांतों से होता है। मानव शोषण की क्रिया जो है जटिल तंत्र द्वारा आता है, इतना साधारण नहीं है, जटिल क्रियाओं द्वारा। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? शोषण तंत्र के। इसमें कई सारे क्या होते हैं? भाग काम करते हैं मिल करके, तब जाकर सांस लेने काम पूरा होता है। करा कि प्रारंभिक अंग है, इसके दोनों छिद्रों से होकर 2 क्षेत्र है। क्या कितने क्षेत्र है? 2 क्षेत्र है। एक क्षेत्र एक साइड, एक दाया एक बाया। जैसे एक को रोकेंगे दूसरा चलते रहे, दूसरा रोके एक चले, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते कि एक को रोक करके किस काम चलेंगे, नहीं, या फिर दोनों को रोक ले, नहीं सकते। दोनों का काम हमेशा जारी रहता है। वातावरण की वायु भीतर प्रवेश करती है, क्या करती है? दोनों छिद्रों से होकर जो पृथ्वी पर मौजूद हवा है उसको क्या करती है? खींचते हैं हम लोग। क्या करते हैं? वही कह रहे हैं, भीतर प्रवेश करती है। नाक के दोनों छिद्रों के पीछे, नाक जो है नाक के दोनों छिद्रों के अंदर जाता है, तब जाकर ये क्या जाकर एक खुलता है, जिसे नासा गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? नासा गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? नासा गुहा कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा नासा गुहा क्या है, तो नाक के शोषण जो है क्या कर रहा है? नाक शोषण तंत्र का प्रारंभिक और प्राथमिक अंग है। इसके दोनों छिद्रों से होकर वातावरण की वायु भीतर प्रवेश करती है। नाक के दोनों छिद्रों के पीछे जाकर एक चौड़े क्षेत्र में खुलते हैं, तब जाकर के इसे क्या कहते हैं हम लोग? जिसे नासा गुहा कहते हैं। और इसके अंतिम में जो है एक श्लेष्मा भाग क्या होता है? क्या होता है? श्लेष्मा ग्रंथियां होती, जिसके कारण वह गीली रहती है। क्या होती है? गीली रहती है। अच्छा एक बात बताइए,
हम लोग का नाक में पसीना आ जाता है। क्या आता है? पसीना। हाथ में, शरीर के बाहर पसीना आता है। कहीं ना कहीं ग्रंथियां के द्वारा ही ये सब काम पूरा होता है। अगर ग्रंथियां नहीं होगा तो फिर दिक्कत होता, नहीं होता, कोई कोई बात होता। अब उस पर तो वैज्ञानिक ही सोच सकता है। फिर यह धूल कण को अंदर जाने से रोकता है। हमारे जो नाक है, नाक के अंदर में पहले तो बाल है, बाल को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो धूल कण उड़ता है, हम लोग खींचते हैं, जो हवा खींचते हैं, तो भीतर जाने से उस धूल कण को क्या करता है? रोकता है। रास्ते में कहता भाई देख फाटक पार तू मत करिए, हवा आ जा तू, लेकिन ठीक हो, मंजूर हो, लेकिन हम तोरा अबे न दे सकलियो। तो कहता भाई जाए ना दे, कहता ना रे हम कोई कारण पर जाने दो। तो उसको काटना नहीं चाहिए, इसलिए रोकना चाहिए। कारण नासा गुहा से पहले बाल पैसता है। देखिए बाल पहले रोक देता है। अगर कोई कारण बस बाल के अंदर चल रही है तो फिर जो है क्या करेगा? श्लेष्मा उसको रोकेगा, धूल कण को अंदर जाने से रोकता है। अगर नहीं रोकेगा तो ना जाने कितने प्रकार की हानियां भी हो सकती है। कल हम एक फिगर के साथ आपको दिखाएंगे किस प्रकार जो है मानव श्वसन तंत्र होता है और ब्रेकियोल तथा कुपिकाय, इस सब पर चर्चा करेंगे। कल एक हम फिगर बना करके आपको दिखाएंगे। तो यहां तक तो समझ में आ ही गया है क्या मानव श्वसन तंत्र। अब तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपसे।